हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर जो आता है उसका न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उनमें से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं एंड उन आर्टिकल्स में हमें क्या चीज़ पढ़नी है, पढ़ने के हिसाब से रेलेवेंट है एंड उस चीज़ से हम प्रीलिम्स और मेंस जो होता है आपके यूपीएससी का और स्टेट सर्विसेज का, उसमें हम लोग कैसे चीज़ें ग्रैस्प कर सकते हैं उस आर्टिकल से रिलेटेड। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है मृणाल कुमार एंड आज है 22 अक्टूबर संडे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या आर्टिकल्स हैं हमारे पढ़ने के। तो सबसे पहले तो है कि हमने जो लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था गगनयान के बारे में, हमने डिटेल्ड हमने स्टडी की थी कि ये मिशन क्या है, कब है एंड ये कैसे किया जाएगा। एंड उस टाइम पे जब हमने बात की थी तब इसका टेस्ट होने वाला था। तो अब रिसेंटली न्यूज़ आई है कि इसका टेस्ट हो चुका है एंड ये टेस्ट सक्सेसफुल हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में, जो आर्मी का प्रोजेक्ट है। उसके बाद एक डैम सेफ्टी एक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि हम आपका डिज़ास्टर से रिलेटेड है, ठीक है, आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है एंड अभी जो रिसेंटली सिक्किम में फ्लड्स आए हैं उनके पर्सपेक्टिव में है। उसके बाद हम बात करेंगे अभी सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है सेम सेक्स मैरिज के बारे में, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं आज इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या क्या आए हैं। तो सबसे पहला आपका फ्रंट लाइन और आपका फ्रंट पेज पे आपका जो आर्टिकल आया है वो ये बताता है कि गगनयान टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल। तो एक बार देख लेते हैं कि गगनयान क्या था। गगनयान इसका प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था। ये था कि एक मैन्ड स्पेस मिशन था। ये ध्यान रहे, इसके बारे में हम लोग पहले भी अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये इसरो ये मैन्ड स्पेस मिशन था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग रॉकेट में कुछ लोगों को बैठाएं और उनको स्पेस में भेजें, ठीक है। ये कौन लॉन्च कर रहा है? इसरो, ठीक है। एंड ये वाला जो प्रोजेक्ट है गगनयान का जो टेस्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टेस्ट करना था अबाउट अबोर्ट ऑपरेशंस, अबोर्ट एंड इमरजेंसी ऑपरेशंस, ठीक है। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? अभी आपका श्री हरिकोट से लॉन्च किया गया था और ये टेस्ट जो है सक्सेसफुल रहा था। हमने बात की थी जो आपका मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल के दो पार्ट होते हैं, एक तो क्रू मॉड्यूल होता है और आपका एक टाइप से आपका क्रू एस्केप सिस्टम होता है इसमें, ठीक है। दो तीन इसके पार्ट्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए बेटर है कि आप एक जो पुराना वाला जो वीडियो है आप उस पर रेफ़र करें। उस पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इससे रिलेटेड। तो अभी का ये है कि जो टेस्ट मिशन लॉन्च करा गया था दैट इज़ सक्सेसफुल। अब क्योंकि ये सक्सेसफुल है, अब इसके आगे और फर्दर डेवलपमेंट्स और आगे के मिशंस को ग्रीन फ्लैग मिल गया है। ये है। अगला आपका आर्टिकल है आर्मी का प्रोजेक्ट उद्भव टू टैप आर्मीज प्रोजेक्ट उद्भव टू टैप इनटू इंडिजीनियस मिलिट्री नॉलेज, ठीक है। द प्रोजेक्ट एक बार ये देख लेते हैं। द प्रोजेक्ट एम्स एट इंटीग्रेटिंग एंशियंट विजडम विद मॉडर्न मिलिट्री पेडागॉजी through interdisciplinary research, workshop, leadership seminars. It will facilitate emergence of underexplored theories and strategic thinking. तो बेसिकली कहना चाह रहा है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है किसका है? ये आपका आर्मी का प्रोजेक्ट है, ठीक है। आर्मी का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारा एंशियंट विजडम है, इंडिया का एंशियंट विजडम है, उसको हम मॉडर्न मिलिट्री से इंटीग्रेट करेंगे। कि हम जानते हैं कि जैसे हम महाभारत में पढ़े हैं कि अलग अलग युद्ध की नीतियां होती थी, चाणक्य नीति जो कहती है अलग अलग नीतियां होती हैं। तो इस प्रोजेक्ट से देखेंगे कि हमारे कल्चर में
जो लिटरेचर अवेलेबल है मिलिट्री के बारे में, हम उससे आज के सिनेरियो में क्या क्या सीख सकते हैं, ये एक टाइप से ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इट इज़ अबाउट इंडियाज़ एंशियंट नॉलेज। जो हम बात कर चुके हैं, एंशियंट नॉलेज को हम आज की मिलिट्री स्ट्रैटेजी में कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इसके बारे में है। ठीक है, जो एंशियंट नॉलेज है वो बेसिकली क्या है, जो हमारी एंशियंट फ़िलॉसफी है और एंशियंट कल्चर है उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड इससे क्या करना चाहेंगे, हम एक यूनिक और होलिस्टिक अप्रोच बनाना चाहेंगे टू एड्रेस कंटेम्प्रेरी चैलेंज। आज के जो समय के चैलेंजेस हैं, जैसे टेररिज्म हो गया, आपका ड्रोन्स वाला एक इशू हो गया, आपका नक्सलिज्म हो गया, आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया और आपका बॉर्डर इश्यूज़ हो गए। तो इन सारी चीज़ों को हम अपने एंशियंट विजडम इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहता है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है, ये एक तो इंडियन आर्मी के साथ किसने, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक आपका इंस्टीट्यूशन है, ये ध्यान रहे, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अक्सर आपको प्रीलिम्स में आपको इसका नाम दे देंगे और पूछेंगे कि ये किस रेफरेंस में है या फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको इसमें से 4 में से कोई एक आपको चूज़ करना है। एंड आपको ये भी पूछ सकते हैं कि कौन लॉन्च कर रहा है ये प्रोजेक्ट उद्भव, क्योंकि इंडियन आर्मी का ये प्रोजेक्ट है और उसके साथ कौन है। और ये भी आप ये भी जान लीजिए, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ही डिफेंस सर्विस थिंक टैंक है, तो एक टाइप से पॉलिसी एनालिसिस वाली बॉडी है। ठीक है, एंड ये लॉन्च जो है कहाँ पे हुआ था, ये इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल जो होता है वहाँ पे ये लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं इसका एम क्या है, ओवरऑल एम क्या है। ये हम जान चुके हैं कि एंशियंट विजडम को ये एनालाइज करेगा। एंशियंट विजडम कैसे, जैसे आपका अर्थशास्त्र हो गया जो कि चाणक्य ने लिखा है, जैसे नीति शास्त्र हो गया ये कामंडकी ने लिखा है, आपका महाभारत हो गया, आपका थिरुकुरल हो गया, ये जो संगम टेक्स्ट होता है साउथ इंडिया का ये लिटरेचर है जो थिरुवल्लुवर लिखते हैं, इनका टेक्स्ट हो गया। हम एंशियंट विजडम को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करेंगे और उसके ऊपर एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करेंगे, अलग अलग फील्ड को मिला के एक रिसर्च करेंगे। ठीक है, एंड उससे हम क्या आउटकम उससे एक्सपेक्टेड है, क्या हम मानते हैं कि उसका रिजल्ट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आउटकम क्या प्रिडिक्ट किया गया है कि इससे एक तो नई तरीके की मिलिट्री थ्योरीज बन सकती हैं, नई तरीके की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बन सकती है। इससे स्टेट क्राफ्ट और नया टाइप का जो वॉरफेयर आ रहा है उसको इवॉल्व करने में हमें और नए आइडियाज़ मिल सकते हैं। जो आजकल की सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल और नेशनल सिक्योरिटी की इशू है, उस पे हम एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं अगर हम थोड़े बहुत लेसन्स अपने पास्ट से, कल्चर से लें। और जो हमारा मिलिट्री का ट्रेनिंग है, पेडागॉगी है, जो करिकुलम है, कहीं ना कहीं उसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो अगला सवाल आता है कि ये करा कैसे जाए, ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो जो हमारा मिलिट्री का कल्चर रहा है और मिलिट्री का सिस्टम रहा है उसका एक एवोल्यूशन, उसका एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, या उसको कैसे बना, वो क्या क्या उसके कंपोनेंट रहे हैं, कैसे इवॉल्व हुआ, क्या चेंजेस आए उनमें, एक तो उसका डीप स्टडी करा जाएगा। उसके बाद डीप स्टडी करने के बाद उसमें जो अंडरस्टैंडिंग हम देखेंगे, जो अंडरस्टैंडिंग हमारे काम की होगी, हम उन्हें सीधे सीधे जो मिलिट्री के जूनियर मिलिट्री लीडर्स हो गए या कमांडर लेवल के अफसर हो गए, उनको सीधे सीधे उनसे इस चीज़ से एजुकेट करेंगे। और इससे क्या होगा, एक टाइप से नॉलेज पूल जो है स्कॉलर्स के लिए बढ़ेगा, एक टाइप से आपकी और नॉलेज की रिपोजिटरी बढ़ जाएगी। और ये भी कहा गया है कि जो आज के समय के जो मिलिट्री कोड्स हैं, जो ग्लोबल मिलिट्री रूल्स हैं और जो प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेवा कन्वेंशन है, ये जो है हमारा प्रोजेक्ट उद्भव, ये आपका बिल्कुल इसके एक टाइप से अलाइन करता है, इसी को रीअफर्म करता है, इसी के साथ जाता है ये वाला प्रोजेक्ट। तो ध्यान में रहे, प्रोजेक्ट उद्भव से रिलेटेड आपको क्या क्या ध्यान में रखना है कि ये क्या है। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है ये ध्यान में रखना है, कहाँ लॉन्च हुआ है, इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल में लॉन्च हुआ है, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, और ध्यान में रहे आप इसको मेंस में कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मेंस में आप इसको GS3 जो हो गया आपका इंटरनल
सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। इसमें आप जब भी आपको मिलिट्री रिफॉर्म्स की बात करें, आर्मी रिफॉर्म्स की बात करें, ठीक है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप GS2 में यूज़ कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल रिलेशन में यूज़ कर सकते हैं। जब भी इन बॉर्डर वाली चीज़ें आए, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनसे जब भी बॉर्डर वाले का पॉइंट्स लेके, तो उसमें आप एग्जाम्पल की तरह लिख सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं आपका GS1 में भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे एंशियंट कल्चर की बात हो रही है कि हम एंशियंट कल्चर का हमारे लिए क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो कहीं ना कहीं हमारा मिलिट्री सिग्निफिकेंस भी है एंशियंट कल्चर में, तो इस पर्सपेक्टिव में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अब अगला आर्टिकल आता है, ये कहता है कि जो इंडिया का जो डैम सेफ्टी एक्ट है, ठीक है, इंडिया का जो डैम सेफ्टी एक्ट है, क्या हमें उसको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है? ये वाला आर्टिकल इस चीज़ के बारे में है। तो डू द फ्रीक्वेंसी एंड द स्केल ऑफ डिजास्टर्स लाइक सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश रिवील अ पैटर्न ऑफ निग्लेक्ट। कि देखिए, अभी हमने रिसेंटली पास्ट 2-3 मंथ्स में, 2-3 महीनों में क्या देखा है कि डिज़ास्टर्स आए हैं। डिज़ास्टर्स कहाँ आए हैं? आपके हिमाचल प्रदेश में आए हैं, कि हमने देखा था बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गई एंड इसकी वजह से काफ़ी सारी जगहों पे फ्लड आए, काफ़ी सारी जगहों पे लैंडस्लाइड आई, काफ़ी ज़्यादा हिमाचल के डैम्स इम्पैक्ट हुए हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमने एक और देखा है अभी सिक्किम में काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आए हैं एंड यहाँ भी क्या है, सारे के सारे डैम्स इम्पैक्ट हो गए हैं। तो अब देखते हैं ये इस वाले टॉपिक की रेलेवेंस क्या है। तो अगर प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स में अक्सर ये आपको ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। क्यों? ज्योग्राफी में अलग अलग रिवर्स और उन रिवर्स पे कौन से मेजर डैम्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना होता है। कौन सा डैम कौन से स्टेट में है, कौन सी रिवर पे है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और अगर मेंस की बात करें तो ये आपका आपका GS3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। GS3 में भी आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि डैम्स जो होते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट होता है, इरिगेशन का होता है इसमें एस्पेक्ट, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और GS3 में आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं डैम्स जो हैं फेल कर जाते हैं। जब डैम्स फेल होते हैं, टूट जाते हैं, तब क्या होता है, बाढ़ आती है। एंड इसके अलावा ये आपका GS1 में आपका ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है, क्योंकि जहाँ पे डैम्स आते हैं वहाँ पे हम रिवर्स की बात करते हैं, हम डैम्स के इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, डैम से क्या। और इसके अलावा डैम्स जो है रिवर इंटरलिंकिंग में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए आपका GS1 और GS3 के पर्सपेक्टिव से ये वाला आर्टिकल इम्पॉर्टेंट पड़ जाता है। तो इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं कि ऑथर जो है क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड क्या है कि जो हम बात कर चुके हैं, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में जो है डिज़ास्टर्स आए हैं। और दूसरी बात कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि एक ही पैटर्न पे दोनों जगहों पे डिज़ास्टर हुए हैं, ठीक है। अब तो क्या ये दर्शाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई निगलेक्ट का पैटर्न है, यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है, यहाँ पे क्या कोई मिस्टेक का सच पैटर्न है कि यहाँ से इतनी निगलेक्ट की वजह से दोनों जगहों पे एक सिमिलर टाइप के डिज़ास्टर है। पैटर्न क्यों? क्योंकि दोनों ये हिली स्टेट्स हैं, ठीक है, दोनों हिली स्टेट्स की एक इम्पॉर्टेंट रिवर पे हैं और दोनों डिज़ास्टर जो हैं दोनों जगहों पे डैम से रिलेटेड डिज़ास्टर है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है डैम्स में ही हमारी डैम्स की पॉलिसी जो है, जो हमारे डैम्स के मैनेजमेंट से रिलेटेड जो रेगुलेशंस है, क्या कहीं ना कहीं उन्हीं में कुछ इश्यूज़ हैं, उसी का पैटर्न है। तो एक बार ये आर्टिकल बताता है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 6000 डैम हैं, बहुत नंबर ऑफ डैम्स हैं एंड ऑलमोस्ट 25% ऑफ डैम्स जो हैं ये जो हैं 25 साल या फिर उससे ज़्यादा पुराने हैं। तो ये बताता है आपका एक बहुत बड़ा सेफ्टी का रिस्क, ठीक है।
ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं, अभी रिसेंटली 2021 में डैम सेफ्टी एक्ट आया है, ठीक है। तीसरी बात ये आर्टिकल कहता है कि GLOF ये क्या है, वैसे इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। इसे कहते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, कि जब कोई ग्लेशियल लेक होता है, कोई तालाब होता है जो कि ग्लेशियर्स के पिघलने से बनता है, कि जब वो टूट जाता है तब बहुत भारी मात्रा में पूरा का पूरा तालाब खाली हो जाता है और एक बार में बाढ़ लाता है। तो अगर उसके बीच में अगर कहीं डैम आता है तो डैम बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है। यही चीज़ देखी गई है अभी सिक्किम में। क्यों? क्योंकि सिक्किम में ग्लेशियर लेक था, साउथ लोहांग लेक, ठीक है। ये जो था, ये इसका जो ग्लेशियर लेक था ये फट गया। एंड जो रिवर थी तीस्ता रिवर में एक प्रोजेक्ट था तीस्ता 3 करके, वो एक टाइप से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। और चौथा पॉइंट ये कहता है ऑथर कि यहाँ पे कोई अर्ली वार्निंग नहीं थी, कोई रिस्क असेसमेंट भी नहीं रहा था, कोई प्रिवेंटिव मेजर भी नहीं रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे इतना बड़ा डिज़ास्टर आया है। अब देखते हैं ये जो डैम सेफ्टी एक्ट है ये वाला, ये हमारे कंट्री में इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अभी रिसेंटली ये एक्ट आया है, तो इसके देख लेते हैं क्या क्या इसके प्रोविजंस है इस एक्ट के, ठीक है। तो सबसे पहले इस एक्ट को लाने का रीज़न क्या है कि डैम्स जो होते हैं उनका सर्वेलेंस बहुत पुअर होता है, बहुत बेकार सा सर्वेलेंस होता है, पुअर सर्वेलेंस होता है। उनसे रिलेटेड मॉनिटरिंग बहुत कम की जाती है कि क्या डैम की स्थिति है, क्या सिचुएशन है, डैम कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना नहीं है, डैम की वर्किंग कैसी है। इतने सारे सर्वेलेंस के पॉइंट होते हैं, ये इनमें से कुछ भी नहीं बहुत अच्छे से होता है। और दूसरी बात, डैम्स का मेंटेनेंस नहीं होता बहुत अच्छा। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई देखेगा नहीं कि डैम कैसे चल रहा है। कोई डैम अगर ख़राब हो गया उसको रिपेयर नहीं करेगा तो आखिरी में क्या होता है, डैम फेल ही होता है। ये रहा है रीज़न इसका। तो अब इसके प्रोविजंस पे आते हैं। सबसे पहले प्रोविज़न में एक नेशनल लेवल की कमेटी बनती है और डैम सेफ्टी, जो कि पूरे देश के सारे डैम्स को कैसे रेगुलेट करना है, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, वो बताती है। उसके बाद नेशनल लेवल की एक डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाई गई है, ठीक है। ये जो पॉलिसी और रेगुलेशंस है इसको इम्प्लीमेंट भी तो कोई करेगा, तो ये वाली अथॉरिटी जो है उसे इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। और अगर स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसे रिजॉल्व करती है, ठीक है। अब जब चेयरमैन जो है, सेंट्रल वाटर कमीशन जो है, जो चेयरमैन होगा वो डैम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को देखेगा। और स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, तो जैसे एक नेशनल लेवल पे कमेटी होगी वैसे एक स्टेट लेवल पे भी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रिवर्स होती हैं, जो इंटर स्टेट रिवर्स होती हैं, वो आपकी यूनियन लिस्ट में आती हैं, और जो आपका वाटर का रेगुलेशन होता है वो आपका स्टेट लिस्ट में आता है। तो कहीं ना कहीं वाटर गवर्नेंस जो होती है वो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। एंड यहाँ पे यूनियन एंड आपके स्टेट्स दोनों की कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे एक नेशनल लेवल की कमेटी, एक स्टेट लेवल की कमेटी, और इसी तरह स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सारे के सारे डैम्स तो आपके यूनियन के अंडर नहीं आ सकते हैं। कुछ रिवर्स होती हैं जो सिर्फ स्टेट के अंदर ही रिवर शुरू होती है, ख़त्म होती है। अगर स्टेट चाहे तो उन पर डैम बना सकता है, उनको सिर्फ स्टेट ही रेगुलेट करेगा। तो इसलिए ये वाली कमेटी बनाई गई। तो ये हो गए इसके प्रोविजंस। अब देखते हैं कि जो स्टेट्स होते हैं, देखिए सेंटर का तो रोल है ही कि डैम्स को रेगुलेट करना है, डैम को मेंटेन करना है, डैम को मॉनिटर करना है। बट कहीं ना कहीं काफ़ी सारे ऐसे डैम्स हैं जो कि सेंटर के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं, स्टेट्स के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। तो स्टेट्स की भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इसमें, इन सब चीज़ों में। तो सबसे पहले क्या क्या रोल है स्टेट्स का इस वाले एक्ट में, ये एक्ट क्या कहता है कि स्टेट्स की क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। सबसे पहले स्टेट्स को डैम्स का क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है, कैटेगराइज करना पड़ेगा। किस बेसिस पे? उनके हज़ार्ड के बेसिस पे, उनके रेगुलर इंस्पेक्शन के बेसिस पे, उनके इमरजेंसी एक्शन के बेसिस पे, उनके सेफ्टी रिव्यूज़ के बेसिस पे, पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट। ध्यान रहे ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये जितने भी 1 2 3 4 5 ये वाले पॉइंट्स आप एक्चुअल में अपने आंसर्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको सजेशन लिखना हो कि डैम्स के लिए और
क्या अच्छा किया जा सकता है, ठीक है। हमारे कंट्री में डैम्स में इशू है, तो अच्छा क्या क्या किया जा सकता है, उनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है इन बेसिस पे। और क्या किया जा सकता है कि जब भी कोई इंसिडेंट हो तो उसको रिपोर्ट किया जाए और उनको रिकॉर्ड किया जाए। तो ये एक टाइप से रोल हैं स्टेट के, और भले ही ये रोल हैं लेकिन इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं आंसर्स में, वो ये है, आप इन सबको सजेशंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद है कि क्या होगा कि अगर ये जो स्टेट्स हैं, इनका जो दायित्व है, जो इनका रोल है, वो अगर ना इसको पूरी तरीके से निभाएं तो फिर क्या होगा। तो फिर इस एक्ट में बताया गया है, ये जो एक्ट है इसमें बताया गया है कि इसमें कुछ पेनल्टी होगी स्टेट्स को। स्टेट में जो अथॉरिटी होगी या जो पर्सन होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा मैनेजमेंट के लिए, इसको एक कंप्लायंस के लिए अगर ये नहीं किया तो उसको पनिशमेंट होगा, इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा और फाइन। अब इस एक्ट में चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस क्या है कि नो रिस्क बेस्ड डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये इशू है। तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है, ठीक है, ये आपको बेसिकली ये जो डैम सेफ्टी एक्ट है इसका आपको एनालिसिस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और एनालिसिस क्या है ये हम यहाँ पे देख चुके हैं कि क्या बैकग्राउंड है, ठीक है, क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है, क्या स्टेट्स का रोल है, क्या पेनल्टी है और क्या चैलेंजेस हैं। तो ये आपका होलिस्टिक मेंस आंसर बन गया। इस तरीके से आप किसी भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल को आप देखें। और अगला आर्टिकल है मेथड्स ऑफ डैम सेफ्टी। ये आपका एक टाइप से वे फॉरवर्ड हो गया, वे फॉरवर्ड हो गया या फिर आपका सल्यूशन हो गया। और इसी तरीके से आप इसको मेंस में लिख भी सकते हैं कि आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं डैम्स की सेफ्टी को प्रिजर्व करने के लिए। सबसे पहला उसका डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन जो है सेफ्टी मार्जिन के अंडर हो, ठीक है। उसके बाद जो मेंटेनेंस हो वो गाइडलाइन के तरीके से हो। जो रियल टाइम डेटा जनरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो रियल टाइम डेटा है उसको रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है, उसको रिपोर्ट किया जाए और आपस के जो स्टेट्स हैं उनमें शेयर भी किया जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये ना होता तो अगर शेयरिंग जो है नहीं होती है तो इसीलिए अभी हम देख रहे हैं कि जो कृष्णा रिवर है उसमें, कृष्णा और कावेरी रिवर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों से डिस्प्यूट आते हैं। अर्ली फोरकास्टिंग होनी चाहिए, हज़ार्ड प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, इसका एक थरो इंस्पेक्शन होना चाहिए कि ये डैम जो है कितना डेंजरस है कितना नहीं है। उसके बाद हम लोग ये है आर्टिकल विल द सिक्किम फ्लड इम्पैक्ट हाइडल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो अभी जो ये आर्टिकल आपका पूरा का पूरा जो सिक्किम में फ्लड्स आए उसका एक टाइप से डिटेल्ड एनालिसिस है। और जो सिक्किम में अभी फ्लड आए उन फ्लड्स का डैम्स पे क्या इम्पैक्ट है, बेसिकली ये आर्टिकल आपका इसी चीज़ पे है, सिक्किम के फ्लड्स एंड उन फ्लड्स का डैम पे इम्पैक्ट। तो कुछ डैम हैं जो कि आपके डायरेक्टली इम्पैक्ट हुए हैं, ठीक है, और कुछ डैम्स हैं जो आपके इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हुए हैं और हो सकते हैं आगे आने वाले समय में। तो क्या इम्पैक्ट है हम इनका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो अक्टूबर 4 को क्या हुआ था, सिक्किम की तीस्ता रिवर है, ध्यान रहे ये आपका मैपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैपिंग में भी आपका प्रीलिम्स में आप से अक्सर ऐसे सवाल पूछे गए हैं। रिवर्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है मैपिंग में, तो ध्यान रहे आपको पता हो कि तीस्ता रिवर कहाँ कहाँ से होके जाती है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ से एंड होती है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल इसके बारे में पता होना चाहिए। तो 4 अक्टूबर को फ्लड आया, कहाँ पे, तीस्ता रिवर में फ्लड आया और इस फ्लड ने क्या किया, तबाह कर दिया। क्या तबाह करा, चुंगथंग डैम जो है सिक्किम में वो बहुत ख़राब कर दिया। और जो नेशनल हाईवे 10 है, इस बाढ़ की वजह से नेशनल हाईवे 10 भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया। तो अब सवाल उठता है कि देखिए सिक्किम की एक नदी में एक बाढ़ आई, ठीक है, एंड उससे एक पूरा का पूरा डैम इतना डीपली डैमेज हो गया।
अब बाकी डैम्स का क्या, बाकी डैम्स भी तो हैं। ऐसा इस डैम में क्या खराबी रह गई जो हमने इतना पैसा खर्च करके ये डैम बनाए हैं, इतनी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इसमें इस्टेब्लिश किए, फिर भी ये डैम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं क्या बाकी डैम्स भी ऐसे ही तो नहीं, क्या वहाँ भी ऐसा कुछ इशू हो सकता है? तो चलिए इस बारे में एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिक्किम में फ्लड जो है आया क्यों। सिक्किम में जो फ्लड आया है उसे कहते हैं GLOF, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। देखिए फ्लड जो होते हैं बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसा तो हम जानते हैं, जैसे रिवर वाला फ्लड हो गया, जैसे अर्बन फ्लड हो गया, जैसे आपका साइक्लोन के समय स्टॉर्म सर्ज होता है वो होता है, और आपका GLOF। तो अलग अलग टाइप के फ्लड्स होते हैं, अलग अलग उनके रीजन्स होते हैं, अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं, और उनसे डील करने का भी अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ पे हम एक फ्लड के टाइप के बारे में बात कर रहे हैं, GLOF। तो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड इसका पूरा फुल फॉर्म है। ये क्या होता है और क्यों होता है एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जान लेते हैं कि ये होता कहाँ पर है। ये सबसे पहली बात तो माउंटेन्स में होता है। माउंटेन्स में भी कहाँ, जहाँ पे बर्फ़ हो, ठीक है। माउंटेन्स में भी कहाँ, जहाँ पे आपके बर्फ़ हो, ग्लेशियर्स हो। तो ग्लेशियल एरियाज़ में ये ज़्यादा पाया जाता है GLOF। तो होता क्या है देखिए, मान लीजिए ये आपका एक ग्लेशियर है, ये जो है आपका एक ग्लेशियर है, ठीक है, और ये धीरे धीरे आपका ग्लेशियर पिघल रहा है, ठीक है, और ये पूरा एरिया है आपका ग्लेशियर का, ठीक है। तो ग्लेशियर जो है पिघलने के बाद यहाँ पे पिघल के अपना पानी डिपॉजिट कर रहा है, ये हो गया आपका ग्लेशियर। और ये जो ग्लेशियर है ये एक टाइप से जो आपका मोरेन्स होते हैं, जो छोटे छोटे ग्लेशियल स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, एम्बैंकमेंट होता है, ये जो है यहाँ पे आके जमा हो जाते हैं और एक टाइप से यहाँ पे छोटा सा टेम्परेरी डैम जैसा बना लेते हैं, बांध जैसा बन जाता है, जिसकी वजह से ये पानी पूरा इस जगह पे थमा रहता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा लेक जैसा बन जाता है, और इस लेक को कहते हैं ग्लेशियल लेक। क्योंकि ये लेक बना क्यों, क्योंकि ग्लेशियर का ही पानी जो है यहाँ पे जमा होता है। और नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ लोग जो है घर बना लेते हैं। तो क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा पानी है, ध्यान में रहे, इसकी वजह से रुका हुआ है। ये जो आपका मोरेन डैम है, इसे मोरेन डैम कहते हैं। कंकड़ पत्थर जो एक के ऊपर एक जमा हो जाते हैं, ये वो होते हैं और ये पानी को रोके रखते हैं एक जगह। लेकिन ये बहुत टेम्परेरी होते हैं, ये बहुत नाजुक होते हैं। क्या होता है कि कभी कभार कोई भी रीज़न हो आपका, अभी हम रीजन्स भी देख लेंगे, अर्थक्वेक हो गया या कुछ हो गया, जैसे ही ये वाला एरिया कोलैप्स हो जाता है, ये वाले जो डैम है, पत्थरों वाला डैम ये जो ढह जाता है, तो एक बार में ये जो पूरा ग्लेशियर लेक है, इसका पानी एक बार में खाली होने लगता है। एंड ये जब खाली होता है, ठीक है, तो एक बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे बाढ़ आती है। जैसे आपका केदारनाथ वाला जो फ्लड आया था आपका 2013 में, वो भी आपका इसी मैकेनिज़्म से आया था। केदारनाथ जो मंदिर है, वो पूरी वैली है, उसके ऊपर कहीं ग्लेशियर लेक एक पाया गया था जो कि फट गया था, एंड उसी से इतनी बाढ़ आई थी कि इतनी कैजुअलिटी वहाँ पे हो गई थी। तो इसी तरह अब सिक्किम में भी एक ग्लेशियर लेक थे। कौन कौन से? साउथ लोहनाक लेक और शाकोचो लेक। ये दोनों इस तरीके के ग्लेशियर लेक्स हैं, ठीक है, माउंटेन्स के बीच में, जो कि आपके ग्लेशियर के पानी से बने हुए हैं और जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, सेंसिटिव हैं और टेम्परेरी हैं, ये दोनों लेक्स। तो अब देखते हैं कि ये जो मोरेन वाला जो डैम है, ये जो बांध है, ये फट क्यों जाता है, ये आपका क्यों ढह जाता है, ये क्यों डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्या रीजंस हैं कि इसके डिस्ट्रॉय होने पे फ्लड आ जाता है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, कि जब ग्लेशियर जो है बहुत तेज़ी से पिघलने लगता है, बहुत तेज़ी से जब पिघलने लगता है,
क्यों पिघलता है? क्योंकि तापमान बढ़ने लगता है। जब तापमान बढ़ता है तब ग्लेशियर की जो बर्फ़ होती है पिघलने लगती है और बहुत भारी मात्रा में मेल्ट वाटर जो है, बहुत भारी मात्रा में पानी पिघल के जमा होने लगता है। तो देखिए कोई भी डैम होगा उसकी भी कोई ना कोई लिमिट होगी, एक स्तर तक ही वो पानी झेल पाएगा, उससे ज़्यादा हुआ तो वो ढह जाएगा। तो जब ग्लेशियर जो है बहुत ज़्यादा मेल्ट होने लगता है तो उस लेक में पानी बहुत ज़्यादा भरने लगता है और एक लिमिट के बाद टूट जाता है। उसके बाद आता है एवलांचेस। एवलांचेस के जैसे पहाड़ों में आपने देखा होगा एक साथ बर्फ़ जो है लैंडस्लाइड की तरह नीचे आने लगती है। तो जब ग्लेशियर में एवलांच आता है तब हो जाता है। जब कहीं भूकंप आता है तब एकदम से ये जो आपका मोरेन डैम है ये अस्थिर हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से ये वीक इसके टूटने लगता है। उसके बाद बारिश हो गई, बारिश की वजह से एकदम से बहुत ढेर सारा पानी अगर भर जाए लेक में तो हो जाता है। और आपका वोल्केनिक इरप्शन, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ ग्लेशियर वाली जगह हैं, कई देशों में ऐसी जगह हैं कि जहाँ ग्लेशियर के साथ आपके ज्वालामुखी भी हैं। तो जैसे ही ज्वालामुखी फटता है एकदम से अर्थक्वेक जैसा आता है एंड उसकी वजह से भी ग्लेशियर लेक फट जाता है। तो ये हो गया आपका रीजंस फॉर फ्लड्स, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो अब एक बार हम एनालाइज करते हैं कि क्या स्टेटस है सिक्किम में, इस आर्टिकल के हिसाब से क्या स्टेटस है सिक्किम में इन हाइडल प्रोजेक्ट्स का। तो ये बताया गया कि जो सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है वो डैम्स के फटने के बाद में हुआ है, ठीक है। कौन सा डैमेज हुआ है? आपका ये चंगथम विलेज में एक डैम है आपका तीस्ता रिवर पे, स्टेज 3 डैम, इसे तीस्ता 3 डैम कहते हैं। कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका चंगथम विलेज है सिक्किम में, मागन डिस्ट्रिक्ट में। ये कहाँ पे आता है? नॉर्थ सिक्किम। ध्यान में रहे ऐसी लोकेशंस अक्सर प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं, ऐसी यूनिक सी लोकेशन जो आपके न्यूज़पेपर में आई है, ठीक है। तो अगर आपने इन चीज़ों को अगर ध्यान से पढ़ लिया हो तो आप कहीं पे नोट कर लीजिए और ध्यान में रखिए कि आपने ये इस पर्सपेक्टिव में पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू बताया जा रहा है इस डैम से, जो तीस्ता 3 डैम है। इसमें बताया गया है कि भाई शुरुआत में इस प्लान किया गया था कि ये कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनेगा। ये एक तरीके का डैम होता है और कंक्रीट से बनेगा तो इसलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा, लेकिन बना कैसे? ये रॉक फिल्ड डैम बना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये एक अच्छी क्वालिटी का डैम बनना चाहिए था, लेकिन ये एक पुअर क्वालिटी का डैम बना, इसलिए ये डैम वीक था। तो ये चीज़ है। तो जब भी डैम को डैमेज होता है तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से बाकी जो डैम्स हैं उस नदी में और नीचे के जो डैम्स होते हैं वो सारे डैम्स चलना बंद हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं जब डैम्स चलना बंद हो जाते हैं तो लोकल इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। कैसे फ़र्क पड़ता है कि देखिए वहाँ पे इरिगेशन के लिए पानी नहीं पहुँचता, तो इससे क्या है? एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाती है, तो इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इससे रुक जाती हैं। इससे ड्रिंकिंग वाटर समय पे नहीं पहुंच पाता है जब डैम चलना बंद हो जाते हैं। तो बेसिकली पूरी लोकल इकोनॉमी इम्पैक्ट होती है। एंड कहीं ना कहीं उस समय पे जो और भी डैम्स अगर कंस्ट्रक्ट हो रहे होंगे, जिनका निर्माण हो रहा होगा, उनमें भी काफ़ी सारी रुकावटें आ जाएंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल अदर डैम्स ऑल्सो हॉल्टेड। तो अब इसका सल्यूशन क्या हो सकता है? न्यूज़पेपर क्या कहता है सल्यूशन कि भाई जो हमारी डैम्स की पॉलिसी है उसको हमें एक बार फिर से सोच विचार करके हमें लाना चाहिए। और इसका अगर आप सल्यूशन पूछें कि आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट में डैम फेलियर का क्या सल्यूशन हो सकता है, ये यहाँ पे बताया है। तो सबसे पहले जो ग्लेशियर लेक है उसकी मॉनिटरिंग करी जाए, देखा जाए कि उसका क्या स्टेटस है, ठीक है, क्या स्तर है उसका, कितना स्ट्रॉन्ग है वो डैम, कितना स्ट्रॉन्ग है वो लेक, और आने वाले समय में कितनी ज़्यादा बारिश हो सकती है, ठीक है, क्या चेंज हो रहा है, और नेशनल और ये सारी चीज़ें। और उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक टाइप से प्रोटेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए नीचे, ठीक है। एक डाइवर्जनरी चैनल बना लिया जाए कि अगर ज़्यादा पानी हो जाए तो कहीं पे और पे चैनल कर दें, ठीक है। फ्लड वाटर जो होता है उसको मैनेज करना। अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जाए कि भाई अगर मान लीजिए कहीं पे बादल फट रहे हैं किसी ग्लेशियर वाले एरिया में, तो पहले से ही जो है IMD हमें सतर्क कर दें
कि भाई यहाँ पे ग्लेशियर लेक है और यहीं पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पे GLOF आ सकता है। तो अगर हमें पहले से सूचना इसकी मिल जाती है तो हम और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, तुरंत लोगों को वहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद लैंड यूज़ प्लानिंग, इसके कहने का मतलब है आप वहाँ पे कोई भी टूरिज़्म एक्टिविटी, कोई घर, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करो ही मत जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है। लैंड को ऐसे प्लान करो कि कुछ एरियाज़ को नो गो जोन बना दो या फिर नो डेवलपमेंटल जोन बना दो, कि लोग वहाँ पे अगर जाएंगे ही नहीं तो अगर बाढ़ आ भी गई तो लोगों का नुकसान नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं वार्निंग्स एंड मिटिगेशन। अब बात करते हैं व्हाई डिड सुप्रीम कोर्ट नॉट, यहाँ पे देखिए व्हाई डिड सुप्रीम कोर्ट नॉट अलाउ द सेम सेक्स मैरिज। ये आर्टिकल बात करता है कि अभी जो केस चल रहा है लीगलाइज करने के लिए सेम सेक्स मैरिज, कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम इसे नहीं स्वीकार कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एंड इसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है, बताया है कि क्यों, वाई, क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या रीज़न्स हैं और गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। ये सारी चीज़ें इस वाले आर्टिकल में बताई गई हैं। तो आइए एक बार इसको एक आसान भाषा में इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो ये कब हुआ? अक्टूबर 17 को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट से मांग करी जा रही थी कि जो सेम सेक्स मैरिज है इसको लीगलाइज किया जाए, इसे कानूनी तौर पे इसे सैंक्शन दिया जाए कि हाँ ये होना अब सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये जो काम है, ये पूरा लीगलाइज करने का जो काम है, ये पार्लियामेंट, संसद डिसाइड करेगा कि ये होना चाहिए या नहीं। और ये भी बोला आपका मैरी करने का, आपका शादी करने का कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग पक्षों की बात कर रही है। यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं कहीं काफ़ी सारे। स्टेक होल्डर्स कौन है? जो कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कराना चाह रहे हैं। दूसरा स्टेक होल्डर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है। दूसरा स्टेक होल्डर, तीसरा है आपका गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हर किसी का एक बार स्टैंड देख लेते हैं, हर कोई चाह क्या रहा है और क्यों चाह रहा है। सबसे पहले हम उन लोगों का देखते हैं, उस पार्टी का देखते हैं जो कि डिमांड कर रहा है कि सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज होना चाहिए। तो सबसे पहले क्यों है ये डिमांड सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने की? तो यहाँ पे सेंटर में आपका आर्गूमेंट आता है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है? ठीक है, तो बेसिकली ये मैरिज कपल्स को एक मैरिज का लीगल सैंक्शन देता है। ठीक है, उन कपल्स को मैरिज करने की अनुमति देता है जो कि आपके पर्सनल लॉज, जैसे हिंदू कोड हो गया, आपका शरीयत लॉ हो गया, अगर ये कानून कहते हैं कि मैरिज नहीं हो सकती तो वो कपल जो हैं इस वाले एक्ट के तहत आपस में शादी कर सकते हैं। ठीक है, अब मांग ये करी जा रही है कि इस वाले एक्ट को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल का मतलब अभी यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ के टर्म्स में यहाँ पे बोल रखा है इस एक्ट में। ठीक है, हस्बैंड एक टाइप से कहीं ना कहीं मेल एंड फीमेल के टर्म्स में दे रखा है, लेकिन ये लोग चाह रहे हैं कि ये मेल और फीमेल शब्द हटा के इनको न्यूट्रल शब्दों से रिप्लेस कर दिया जाए। ठीक है, क्या वो हम आगे देखेंगे। अगर ये कर दिया जाए तो जो LGBTQIA कम्युनिटी के लोग हैं वो भी फिर इसके अंतर्गत एप्लीकेबल होने लगेंगे, उनको भी फिर अनुमति होगी कि सेम सेक्स मैरिज के तहत वो मैरी कर सकें। अभी क्योंकि वो मेल या फीमेल की कैटेगरी में या फिर ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करते हों तो इसलिए वो इंडिया में अभी इसकी वजह से मैरी नहीं कर सकते हैं। और ऐसा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है क्योंकि अब ये सेम सेक्स मैरिज नहीं हो रही हैं, क्योंकि जेंडर न्यूट्रल नहीं है, इससे उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वायलेट होते हैं। क्या? जैसे आर्टिकल 14 वायलेट होता है, 15 होता है, 19 होता है, 21 होता है, 25 होता है। तो ये उनका पक्ष है कि देखिए हमें यहाँ पे मैरिज नहीं किए जाने की अनुमति है, एक्ट जो है हमें अनुमति नहीं देता है और इसकी वजह से हमारे कुछ हमारे जो राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं। ठीक है,
तो ये हम देख चुके हैं कि ये इसके जेंडर न्यूट्रल अभी नहीं है, मेल फीमेल के टर्म्स में ये एक्ट कहता है। तो इसकी वजह से जो LGBTQIA कम्युनिटी है, इनको शादी करने का इन्हें मौका नहीं मिलता है हमारी कंट्री में, इन्हें अलाउ नहीं किया जाता है। तो देखिए क्या अभी टर्म्स हैं, अभी जो ये एक्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट, ये कहता है कि एक हस्बैंड और एक वाइफ जो है मैरी कर सकते हैं। मांगा क्या जा रहा है यहाँ पे, इसको रिप्लेस कर दिया जाए किससे, शब्द से, क्या, पार्टी या फिर स्पाउस। ये जो है ये जेंडर न्यूट्रल है, जेंडर न्यूट्रल है। ये नहीं कहता कि जेंडर क्या है स्पाउस का। स्पाउस कोई भी हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, या फिर LGBTQIA कम्युनिटी का कोई भी मेंबर हो सकता है। ठीक है, और क्या यहाँ पे ये लोग मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले तो स्पेशल मैरिज एक्ट को चेंज किया जाए, इन्हें जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए ताकि वायलेट ना करे। दूसरी इनकी डिमांड क्या है कि भाई हमें जॉइंट एडॉप्शन राइट्स दिए जाएं। ठीक है, ये लोग जो हैं अभी अगर किसी तरह के मैरी कर भी लेते हैं या फिर साथ में रहते हैं तो अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं बच्चों को, इन्हें एडॉप्शन राइट्स चाहिए। इन्हें नॉमिनी राइट्स चाहिए हेल्थ केयर में, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हो गई आपकी। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर इन्हें नॉमिनी राइट्स मिल जाएगा तो इनका सेफ्टी, इस कम्युनिटी के लोग जो हैं उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर किया जाएगा। और ये चाहते हैं सिर्फ सेंटर ही नहीं, जितने भी राज्य हैं उनमें ये लागू किया जाना चाहिए। एंड इनकी तीसरी डिमांड ये है कि जो यूनियन है, जो केंद्र सरकार है, वो जितने भी LGBTQIA कपल्स होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करें। ठीक है, क्योंकि ये आगे देखते हैं। और अब इसके बाद हम देख लिए हैं कि सबसे पहले वाले स्टेक होल्डर का क्या स्टैंड है। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इसे नहीं लीगलाइज करेंगे। लीगलाइज करने के लिए लोग कोर्ट पहुँचे, कोर्ट ने बोला हम नहीं करेंगे। तो देखते हैं कोर्ट ने क्या ओपिनियंस दिए। कोर्ट ने 2 ओपिनियंस दिए। तो जजेस की बेंच बैठी थी, कुछ जजेस ने बोला फॉर, कुछ जजेस ने बोला अगेंस्ट। लेकिन जो अगेंस्ट वाले जो जजेस थे ये थे मेजॉरिटी में, और जो डिसीजन था मेजॉरिटी का वही माना गया। लेकिन कुछ आर्गूमेंट्स फॉर के भी दिए गए। तो सबसे पहले अगेंस्ट वाला हम लोग देख लेते क्या आर्गूमेंट है। सबसे पहले सरकार ने बोला कि हम जो है इसको लागू करने के लिए रिट को इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट को रिट इशू नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये सबसे पहली बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो हमारा संविधान है ये शादी करने का फंडामेंटल राइट नहीं प्रोवाइड करता है। मैरिज इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। और तीसरी चीज़ ये कही कि जो लोग चाह रहे हैं स्पेशल मैरिज एक्ट को हटाना या फिर इसको चेंज करना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हमारे पावर के अंडर नहीं आता है, ये आपके पार्लियामेंट के ही पावर में आता है। और अगर पार्लियामेंट चाहे तभी ये हो सकता है, हमारे पास इस चीज़ की ताकत नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है ये कानून नहीं बनाता है। कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। उसके बाद कुछ जजेस ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि नहीं, जो लोगों की मांग है, जो लोगों की डिमांड है कि लीगलाइज किया जाना चाहिए, ये सही डिमांड है। क्यों है? ये वाले जजेस कहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट होता है लोगों को आपस में रिलेशनशिप्स बनाने का, इसलिए ये लीगल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये बोली कि जो सरकार होती है, जो स्टेट होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो इस कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें रिकग्निशन दी जाए और उन्हें लीगल स्टेटस दिया जाना चाहिए। क्योंकि आखिरकार वो हैं तो अपने ही देश के सिटीज़न, और अगर सिटीज़न हैं तो सिटीज़न के कुछ राइट्स भी होते हैं। तो उन राइट्स को, सेल्फ आइडेंटिटी के राइट्स को एक टाइप से उन्हें भी रिकग्नाइज़ किया जाना चाहिए। एंड फिर ये भी बोला गया कि जो नवतेज सिंह जौहर जजमेंट था आपका, उसमें जो क्यूअरनेस होता है वो एक टाइप से नेचुरल फिनोमेना होता है, आर्टिफिशियल नहीं होता है। इस जजमेंट में इसकी बात करी थी। तो इफ़ इट इज़ नेचुरल देन दे शुड बी गिवन राइट्स। इस चीज़ के बारे में यहाँ पे और दूसरे जजेस ने दी। ठीक है, और ये भी बताया कि जो LGBTQI या फिर क्यूअर कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं उनको हमें सेकंड क्लास सिटीज़न की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जानी चाहिए। अगर हम उन्हें मैरी करने का अधिकार उनसे हम ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ हम भेदभाव करते हैं, ये बोला।
तो सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज़ के लिए फायर, तो ये तो हो गया रीजंस बताए थे हमने, रीजंस। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर फाइनली क्या बोला कि हम लोग अगर स्पेशल मैरिज एक्ट है, अगर हम उससे छेड़छाड़ करते हैं तो इससे एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बड़ा प्रभाव किस चीज़ पे पड़ेगा कि जो लोग अभी इंटर कास्ट या फिर इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे अगर हमने इस एक्ट के साथ छेड़छाड़ करी तो। एंड दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट के साथ छेड़छाड़ करता है, इसको चेंज करता है या फिर इसको रिमूव करता है, तो कहीं ना कहीं इससे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिद्धांत है सेपरेशन ऑफ पावर, एक टाइप से उसका वायलेशन होगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तब लेजिस्लेशन वाले काम, लेजिस्लेशन करने लगेगा, रेल्म ऑफ लेजिस्लेटर, और एक टाइप से ये जुडिशियल लेजिस्लेशन के टर्म्स में कहलाया जाएगा, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर के टर्म में नहीं है। तो अब देखते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का व्यू देख चुके हैं, हम एक बार गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से भी इसको देख लेते हैं। तो अब सवाल होता है कि अब जब लोगों को कोई भी डिमांड थी, लोगों को कोई भी दिक्कत थी, एक इशू था, उसको सॉल्व करने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार इस बारे में मांग सुनेगी, क्या सरकार इसको आगे अनुमति देगी या फिर नहीं देगी, तो ये सवाल उठता है। तो सरकार का क्लियर स्टैंड है कि हम सेम सेक्स मैरिज को प्रमोट नहीं करेंगे, देखिए, ठीक है। और सरकार ये भी कहती है कि अगर जुडिशरी है वो इसमें इंटरवेंशन करेगा, वो इसमें दखल देगा या इसमें इस एक्ट में छेड़छाड़ करेगा, तो हम उसके भी खिलाफ हैं। तो बेसिकली सरकार कह रही है कि हम इससे सहमत नहीं हैं और हम इसको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देते हैं। तो सरकार कहती है कि गवर्नमेंट को कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि लोगों के साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो कुछ तो करना चाहिए, ठीक है। कि क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए, अभी जो जितने भी लॉज हैं दे आर ओनली फॉर हेट्रोसेक्सुअल्स एंड नॉट होमोसेक्सुअल्स, तो कहीं ना कहीं इसका एक गलत प्रभाव पड़ता है। उनके लिए जो बेनिफिट्स होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जो सरकारें स्कीमें चलाती हैं, जो इंश्योरेंस वाली चीज़ें हो गई, जो अलग अलग तरीके के सरकार की स्कीमों के बेनिफिट होते हैं, वो इनको नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय और इनको इनइक्विटी और असमानता का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से भेदभाव का सामना इन्हें करना पड़ता है। तो अब कोर्ट ने बताया कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है, क्या क्या एक टाइप से सल्यूशंस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ की यहाँ पे बात करी है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसके रेजोल्यूशन में। तो सबसे पहली बात तो कि जितने भी हमारे मैरिज लॉज हैं, सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं, जितने भी हैं उनको जेंडर न्यूट्रल बना दो, ठीक है। सिर्फ इसमें ना करके सभी में आप जेंडर न्यूट्रल कर दो, या फिर एक इस अलग ही स्पेशल मैरिज एक्ट बना दो आप LGBTQIA कम्युनिटी के लिए, ठीक है, सेपरेट SMA बना दो, ठीक है। या फिर जो ऐसे लॉज होते हैं, पर्सनल लॉज होते हैं, कहीं ना कहीं आपके स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्न करते हैं, सीधे स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो इसे रेगुलेट करें, वो इस चीज़ में पहल करें, या फिर इससे रिलेटेड पब्लिक के बीच में और डिस्कशन हो और कंसेंसस बढ़े। क्योंकि अगर पब्लिक जो है, अभी जो रेजिस्टेंस आ रहा है, अभी जो विरोध आ रहा है, अगर उनके बीच में भी कंसेंसस बन जाए, उनके साथ भी कंसल्ट किया जाए, तो जब सभी की अगर सहमति हो तब जाके इसे फिर पार्लियामेंट में आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपके कुछ कह लीजिए वे फॉरवर्ड समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए अगर ये वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक आपका GS 1 में आता है। GS 1 में सोसाइटी में भी आपका वल्नरेबल सेक्शंस जो होते हैं उनमें आता है ये, एंड ये आपका आता है GS 2 में, क्योंकि यहाँ पे आपका स्पेशल मैरिज एक्ट की बात आई, यहाँ पे आपका वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात आई, और हम इस पूरी चीज़ को कैसे लीगलाइज कर सकते हैं, इस पर्सपेक्टिव में आपका GS 1 और GS 2 के पर्सपेक्टिव में ये इम्पोर्टेंट है। तो अभी हमने जिन जिन टॉपिक्स के बारे में बात करी, एक बार हम देख लेते हैं उनसे रिलेटेड
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं, ठीक है। मैं चाहूँगा कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, डिस्प्ले करूँगा। आपका काम है आप उनको पॉज करें, ठीक है, आप उनको आंसर करें, ठीक है, एंड आपका आंसर बाद में आपको एवेलुएट या फिर आपको आंसर की मिल जाएगी। एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सबसे पहला क्वेश्चन। ये भी आपका स्पेस टेक से रिलेटेड है, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये आपका आ चुका है पहले, सो पॉज इट एंड आंसर इट। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। तो जैसा मैंने बताया था, अभी ग्लेशियर्स की बात करी थी, ग्लेशियर लेक की बात करी थी। तो ये देखिए इस तरीके का सवाल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में आ चुका है। आपसे ग्लेशियर पूछा और उसकी रिवर पूछी है, ठीक है। इसको आप आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे रेट्स की बात हुई थी, तो रेट्स के ऊपर एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और इसको आंसर करिए। एंड अगला है आपका एक मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है। ये आपका अभी 2023 मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यहाँ क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट डैम फेलियर का आया है। ये 150 वर्ड्स का है और 10 मार्कर का क्वेश्चन है। आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, एंड अगर आप चाहें तो आपका आंसर इवैल्यूएट भी हो जाएगा। सो ट्राई टू आंसर इट इन द कमेंट बॉक्स। तो आई होप आपको ये लेक्चर काम का लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी इशू हो या फिर कोई क्वेश्चन हो, तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू।